सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु। काव्य लक्षण हमने पहले के वीडियो में पढ़ लिए हैं, पहले की क्लास में पढ़ लिए हैं। आज हम काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। काव्य हेतु से तात्पर्य है काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, काव्य कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे काव्य का निर्माण होता है, काव्य की उत्पत्ति के कारण होते हैं, उन्हें ही हम काव्य हेतु कहते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु से तात्पर्य काव्य की उत्पत्ति का कारण है। काव्य की उत्पत्ति का क्या कारण है? काव्य हेतु से तात्पर्य क्या है? काव्य की उत्पत्ति का कारण। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से हैं जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय किससे है? उन साधनों से हैं जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया था। सर्वप्रथम काव्य हेतु पर अग्नि पुराण में विचार किया गया था। किसमें विचार किया गया था? अग्नि पुराण में। काव्य हेतु पर विभिन्न विद्वानों के मत। काव्य हेतु पर विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार से हैं। अलग अलग आचार्यों ने, विद्वानों ने अलग अलग तरह से काव्य हेतु की परिभाषा की है। चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य भामह के मत पर। आचार्य भामह कौन सी शताब्दी के थे? तो 6ठी शताब्दी के थे। भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में वर्णित किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में योग्यता प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब है कि जड़ बुद्धि व्यक्ति होता है, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं होता है, वो भी अगर गुरु का उपदेश, अगर गुरु बताए उस हिसाब से कार्य करता है वो, तो शास्त्र अध्ययन करने में योग्यता प्राप्त कर लेता है। लेकिन काव्य के अर्थ में क्या बताया है? काव्य तो केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति ही रच सकता है। भामह द्वारा श्लोक में वर्णित है भामह का श्लोक क्या है? गुरु देशाधयतु शास्त्रम जड़ धीमो अप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। अर्थात क्या कहा गया है? भामह प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु स्वीकार करते हैं। काव्य का मुख्य हेतु भामह किसको स्वीकार करते हैं? प्रतिभा को करते हैं, क्योंकि प्रतिभा के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। प्रतिभा के बिना क्या है? काव्य रचना संभव नहीं है। भामह प्रतिभा के अतिरिक्त व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। आचार्य भामह प्रतिभा को मुख्य हेतु स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसको स्वीकार करते हैं? वो व्युत्पत्ति को और अभ्यास को भी स्वीकार करते हैं। उसके बाद में किसकी परिभाषा है? उसके बाद में है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी कौन सी शताब्दी के हैं? तो ये 7वीं शताब्दी के कवि आचार्य हैं। ओके। दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में, आचार्य दंडी का ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श है। इसमें इन्होंने क्या बताया है? प्रतिभा, आनंद, अभियोग और लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में माना है। काव्य हेतु के रूप में आचार्य दंडी ने किसको माना है? प्रतिभा को माना है, आनंद को, अभियोग को और लोक व्यवहार को। जबकि आचार्य भामह ने प्रतिभा को माना है, प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना है। इनके अनुसार इनका दोहा नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदश्च अभियोगो अस्याह कारणम काव्य संपदा। अर्थात निर्मल शास्त्र ज्ञान, नैसर्गिक प्रतिभा, बढ़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति के कारण होते हैं। कौन कौन होते हैं? निर्मल शास्त्र ज्ञान, नैसर्गिक प्रतिभा और बढ़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति के कारण होते हैं। फिर बताया है आचार्य वामन ने। आचार्य वामन कौन सी सदी के कवि हैं? आचार्य हैं तो ये 8वीं शताब्दी के हैं। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ, आचार्य वामन का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति।
से प्रतिभा को जन्मजात गुण माना है। इन्होंने प्रतिभा को क्या माना है? जन्मजात गुण। मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म से ही प्रतिभा हमारे शरीर में हमारे साथ उत्पन्न होती है। वामन के अनुसार कवित्व बीज प्रतिभा कवित्व स्व से बीजम, अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज है। ये किसने कहा है? इतनी छोटी सी परिभाषा आ जाए कि प्रतिभा कवित्व का बीज है, तो ये किसने कहा है? आचार्य वामन ने कहा है। ठीक है, आचार्य वामन ने किसको माना है? प्रतिभा को। और प्रतिभा क्या है? प्रतिभा इनके अनुसार जन्मजात होती है, आचार्य वामन ने। ठीक है, उसके बाद में आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। अगर आप ध्यान से, अगर मेरा जो पहले वाली क्लास है, अगर उसको आपने ध्यान से देखा है, काव्य लक्षण, उसमें बताया था कि जो आचार्य भामह काव्य लक्षण बताते हैं वहीं आचार्य रुद्रट काव्य लक्षण बताते हैं। उसी प्रकार से काव्य हेतु जो आचार्य भामह ने बताया है, कौन सा? प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास, वहीं आचार्य रुद्रट भी बताते हैं। वहीं काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है और वहीं काव्य अलंकार उनका ग्रंथ है। ठीक है, रुद्रट के अनुसार यहाँ पे फिर इन्होंने प्रतिभा है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। कैसे? रुद्रट प्रतिभा को दो प्रकार से बताते हैं। कैसे? एक तो सहजा होती है और एक उत्पाद्य होती है। सहजा होती है वो जन्मजात होती है, मतलब सहज प्रवृत्ति। अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा तो उसमें सहज प्रवृत्ति, जैसे बंदर का रोटी को देखकर या फिर केले को देखकर झपटना, हमारे मुंह में लार आना, अच्छे भोजन को, स्वादिष्ट भोजन को देखकर हमारे मुंह में लार आना, तो ये हमारी सहज वृत्ति हैं, मतलब ये जन्मजात वृत्ति हैं, इनसे समझेंगे आप। ठीक है, और जो उत्पाद्य होती है, वो उत्पाद्य कैसे होती है? उत्पादन होती है वो, जैसे हम लोक व्यवहार में, जैसे हम हमारे समाज में देखते हैं उसी प्रकार से हमारे वो उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार से हम किसी झगड़ा करते हुए लोगों को देखते हैं या फिर किसी को प्यार से बातें करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में अपने आप ही वो प्रवृत्ति उत्साहित हो जाती है, अपने आप ही पनपने लगती है, तो वो होती है उत्पाद्य प्रतिभा या अभ्यास से। उत्पादक क्या होती है? लोक व्यवहार से और अभ्यास से उत्पन्न होती है। फिर है आचार्य मम्मट का मत। आचार्य मम्मट ने क्या कहा था? आचार्य मम्मट ने कहा है कि काव्य प्रकाश में काव्य की तीन हेतु माने हैं। कौन कौन से? एक तो शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। क्या क्या माना है आचार्य मम्मट ने? शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। मम्मट ने लिखा है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र कौवाधवेक्षनाथ काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, हाँ शिक्षाभ्यास इति हेतु दवे। ठीक है, अर्थात काव्य के तीन हेतु होते हैं। काव्य के तीन हेतु मतलब काव्य के तीन कारण होते हैं। कौन कौन से? शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। ये बताया आचार्य मम्मट ने। वे मानते हैं कि काव्य का बीज संस्कार है। ये काव्य का बीज क्या मानते हैं? संस्कार मानते हैं। ठीक है, इनके अभाव में काव्य रचना नहीं हो सकती। मतलब शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास, अगर ये नहीं होंगे तो काव्य की रचना नहीं होंगी। किसके अनुसार? आचार्य मम्मट के अनुसार। फिर आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र हैं 10वीं शताब्दी के। हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है। किसको माना है? प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है। ये अपने ग्रंथ में लिखते हैं, प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नवनवोन्मेष शालिनी, अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवनवोन्मेष शालिनी को प्रतिभा कहते हैं। ठीक है, फिर है राजशेखर का मत। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोलने में थोड़ा सा अटपटा महसूस करते हैं, आप खुद बोल के देख लीजिएगा। राजशेखर का मत। राजशेखर प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु स्वीकार करते हैं। किसको? राजशेखर किसको? अभ्यास को न मान के वो क्या मानते हैं? प्रतिभा को और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु स्वीकार करते हैं। इन्होंने प्रतिभा को दो रूप में बांटा है। राजशेखर ने
जो प्रतिभा है उसको कितने भागों में बांटा है, तो दो भागों में बांटा है, एक तो काव्यत्री और एक भावयत्री। काव्यत्री प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है, जबकि भावयत्री प्रतिभा होती है वो संबंध पाठक से होता है, जो पढ़ता है काव्य को उससे होता है, और जो काव्यत्री प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है। फिर है पंडित जगन्नाथ दास। जगन्नाथ का मत क्या है? पंडित जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को काव्य का हेतु स्वीकार किया। किसको? प्रतिभा को काव्य का हेतु स्वीकार किसने किया है? तो पंडित जगन्नाथ ने स्वीकार किया है। फिर है काव्य हेतु के प्रमुख कारण। अब से पहले पढ़े हमने आचार्य विद्वानों के मत कि उन्होंने काव्य हेतु के कौन कौन से प्रकार बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे सार्वभौमिक मत, जो सभी जगह पर समान रूप से मान्यता प्रदान है उनको। अब हैं ये काव्य के प्रमुख हेतु। काव्य के प्रमुख हेतु कौन से होते हैं? तो प्रतिभा होती है, व्युत्पत्ति होती है और अभ्यास होता है। जो किसने बताया था? आचार्य भामह और आचार्य रुद्रट ने सेम बताए थे। बाकी किसी ने प्रतिभा बता दिया तो व्युत्पत्ति नहीं बताया, किसी ने प्रतिभा व्युत्पत्ति बता दिया तो अभ्यास नहीं बताया, किसी ने अभ्यास प्रतिभा बता दिया तो व्युत्पत्ति नहीं बताया। लेकिन तीनों को एक समान रूप से मानने वाले थे आचार्य रुद्रट और आचार्य भामह। ठीक है, अपने ग्रंथ काव्यालंकार में उन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना है। ठीक है, काव्य का हेतु। काव्य हेतु इस प्रकार से हैं। अब हम पढ़ेंगे काव्य हेतु। काव्य हेतु में प्रतिभा। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय। जो वक्रोक्ति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ से अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है। किससे? शब्द भी हो, शब्द का अर्थ भी हो और उसे अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती हो। महिम भट्ट प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र मानते हैं। महिम भट्ट हैं वो प्रतिभा को क्या मानते हैं? कवि का तीसरा नेत्र मानते हैं, जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। समस्त भावों का मतलब सभी भावों का साक्षात्कार होता है। प्रतिभा नए सृजन में सहायक होती है। अगर हम किसी नई वस्तु का या फिर नई काव्य का निर्माण करेंगे तो उसमें क्या सहायक होगी? प्रतिभा सहायक होगी। प्रतिभा के अभाव में सृजन संभव नहीं हो सकता। जिस किसी व्यक्ति में प्रतिभा नहीं है तो वो सृजन, नई चीज का निर्माण नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं आचार्य मम्मट ने क्या कहा है? आचार्य मम्मट को शक्ति का नाम देते हैं और प्रतिभा को आचार्य मम्मट हैं वो प्रतिभा को शक्ति का नाम देते हैं। किसको? प्रतिभा को शक्ति का नाम देते हैं और प्रतिभा को काव्य का बीज मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रतिभा को शक्ति का नाम देते हैं और प्रतिभा को काव्य का बीज मानते हैं। मम्मट कहते हैं शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। ठीक है, अर्थात शक्ति का बीज रूप संस्कार विशेष है। क्या है? शक्ति का बीज रूप संस्कार विशेष है। फिर है डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते हैं। प्रतिभा को क्या नहीं लगते हैं? नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार प्रतिभा काव्य का मूल है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, काव्य का बीज है। प्रतिभा के बल पर ही सृजना और काव्य को रचा जा सकता है। किसने कहा ये? आचार्य नगेंद्र की परिभाषा है। देखिए आचार्य नगेंद्र ने क्या कहा है? प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार से प्रतिभा काव्य का मूल है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, काव्य का बीज है। प्रतिभा के बल से सृजना और काव्य को रचा जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने प्रकार बताए थे? काव्यत्री और भाव्यत्री। काव्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है, जबकि भाव्यत्री प्रतिभा किसकी होती है? पाठक से संबंधित होती है। ये हमने राजशेखर के मत में पढ़ लिया है। यहाँ पे प्रतिभा के बारे में अनेक अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा उसके बारे में बताया गया है। पहले आया है आचार्य
वक्रोक्ति का। वक्रोक्ति सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा, समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत में कहा है, दोबारा से समझ लीजिए। वक्रोक्ति संप्रदाय में उन्होंने कहा है कि प्रतिभा उस शक्ति को माना जाता है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है। किसमें? शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, ये कहा आचार्य कुंतक ने। महिम भट्ट ने कहा कि प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र कहा। महिम भट्ट ने क्या कहा है? प्रतिभा को कवि का तीसरा नेत्र कहा है, जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। प्रतिभा नए सृजन में सहायक होती है। प्रतिभा के अभाव से सृजन संभव नहीं है। आचार्य मम्मट ने फिर क्या कहा है? आचार्य मम्मट ने कहा है प्रतिभा को शक्ति का नाम देते हैं। किसको? प्रतिभा को शक्ति का नाम देते हैं और प्रतिभा को काव्य का बीज कहते हैं। उनके अनुसार क्या है? शक्ति का बीज रूप संस्कार विशेष है। फिर किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार प्रतिभा काव्य का मूल है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, काव्य का बीज है। प्रतिभा के बल पर ही सृजना और काव्य को रचा जा सकता है। फिर राजशेखर ने क्या कहा? प्रतिभा दो प्रकार की होती है, एक तो कवियत्री और एक भावित्री। कवियत्री होती है वो प्रतिभा जन्मजात होती है, और जो भावित्री होती है और कवियत्री होती है वो जन्मजात होती है और कवि से संबंधित होती है, जबकि भावित्री होती है वो भावित्री का संबंध किससे होता है? पाठक से होता है। फिर हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति। यहाँ पे राजशेखर व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता से जानते हैं। ज्ञान की प्राप्ति भी व्युत्पत्ति कहलाती है। ज्ञान की प्राप्ति मतलब किस प्रकार की हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होती है? व्युत्पत्ति होती है। ज्ञान की उपलब्धता शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार से मिलती है। ज्ञान की उपलब्धता किससे मिलती है? शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार से। आचार्य वामन ने विद्या परिज्ञान को व्युत्पत्ति माना है। आचार्य वामन ने किसको माना है? जो विद्या परिज्ञान है उसको व्युत्पत्ति माना है। और जो राजशेखर है उसने किसको माना है? बहुगत्या मतलब ज्ञान की प्राप्ति को मानते हैं वो। और आचार्य वामन ने किसको माना है? विद्या परिज्ञान को। फिर आता है रुद्रट। रुद्रट ने छंद, व्याकरण, लोक स्थिति, कला के सम्यक ज्ञान को व्युत्पत्ति कहा। किसको? आचार्य रुद्रट ने किसको कहा? छंद, व्याकरण, लोक स्थिति, कला के सम्यक ज्ञान को व्युत्पत्ति कहा। फिर आ जाता है आचार्य मम्मट। मम्मट ने क्या कहा है? व्युत्पत्ति को निपुणता का नाम देते हैं, जबकि राजशेखर की मान्यता है कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। राजशेखर क्या कहते हैं? उचित और अनुचित का ज्ञान ही व्युत्पत्ति है। राजशेखर कहते हैं कि उचितानुचिता विवेकौ व्युत्पत्ति ही। ठीक है, कि उचित और अनुचित का विवेक ही क्या है? व्युत्पत्ति है। अगर क्वेश्चन आए कि उचित या अनुचित का विवेक क्या है? उत्पत्ति है, तो ये किसने कहा है? राजशेखर ने कहा है। मम्मट ने क्या कहा है? निपुणता का नाम व्युत्पत्ति है। और राजशेखर ने किसको कहा है? अभी बताया हमने, उचित और अनुचित के विवेक को व्युत्पत्ति कहा है। फिर किसने कहा? और वामन ने किसको कहा है? विद्या परिज्ञान को कहा है। रुद्रट ने किसको कहा है? तो छंद, व्याकरण, लोक स्थिति, कला को के सम्यक ज्ञान को व्युत्पत्ति कहा है। व्युत्पत्ति के कारण ही व्यक्ति निर्णय ले सकता है। किसके कारण? व्युत्पत्ति के कारण व्यक्ति निर्णय ले सकता है किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः प्रतिभा और व्युत्पत्ति ही समग्रतः काव्य रचना का हेतु है। जो व्युत्पत्ति है वो दो प्रकार की है। कैसे? एक तो शास्त्रीय होती है और एक लौकिक होती है। शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से मिलती है। लौकिक व्युत्पत्ति लोक व्यवहार के निरीक्षण से प्राप्त होती है। ठीक है, क्या बताया है कि जो व्युत्पत्ति का कारण है वो व्यक्ति निर्णय ले सकता है किस प्रकार से, किस स्थान पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना है। ये व्यक्ति अपनी प्रतिभा और व्युत्पत्ति से ही समझ सकता है। अगर किसी में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है तो वो किस जगह पे कौन सा शब्द बोलेगा किसी को कुछ नहीं पता है। व्युत्पत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है। कैसे? एक तो शास्त्रीय व्युत्पत्ति होती है, उसको कैसे मतलब जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो हम पढ़कर ग्रहण करते हैं, वो होती है शास्त्रीय व्युत्पत्ति।
और जो लौकिक व्युत्पत्ति होती है वो क्या होती है, जो हम जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार के समाज में, जिस प्रकार के परिवार में रहते हैं, वो व्युत्पत्ति हमारी लौकिक व्युत्पत्ति कहलाती है। ठीक है। लोक व्यवहार में हम सीखते हैं। काव्य व्युत्पत्ति से काव्य में सौंदर्य और व्यवस्था का समावेश होता है। शास्त्रीय व्युत्पत्ति से क्या होता है कि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे या फिर किसी बुक को पढ़ेंगे, किताब को पढ़ेंगे, तो उसमें हमें नए नए शब्दों का निर्माण होगा। हम अच्छे अच्छे शब्दों को वहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ से तो हमारी शास्त्रीय व्युत्पत्ति है ना, उसके कारण तो सौंदर्य और व्यवस्था का समावेश होगा काव्य में। ठीक है। लौकिक व्युत्पत्ति है, उससे विषय में सम्यक प्रस्तुति संभव हो पाती है। सम्यक प्रस्तुति किस प्रकार से, मतलब उसमें कुछ अलग हटके दिया हुआ है और जो समाज में कुछ अलग हटके हो रहा है, तो हम शास्त्रीय ज्ञान से सम्यक जो सौंदर्य और व्यवस्था उसका तो समावेश कर लेंगे, लेकिन जो हमारे ज्ञान से और भी अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है लोक व्यवहार में, वो हम काव्य के अंदर समाविष्ट कर देंगे, तो वो काव्य और अत्यंत रूप से आगे हमारे सामने प्रखर रूप से सामने आएगा। ठीक है। कवि तभी दोष रहित काव्य रचना कर पाता है, तब वह उपयुक्त दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति से युक्त हो जाता है। लोक व्यवहार व शास्त्रों पुस्तकों का अध्ययन करने से व्यक्ति को वर्ण विषय का ज्ञान, ऋतु, देश, भौगोलिक जानकारी आदि प्राप्त होती है। उपयुक्त सभी जानकारी होने से वह त्रुटियों से बच जाता है। ठीक है। फिर है अभ्यास। अभ्यास क्या होता है, प्रतिभा और व्युत्पत्ति के बाद काव्य निर्माण का तीसरा हेतु होता है अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब जब हम अभ्यास करते रहते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते रहते हैं, तो जड़ बुद्धि होती है, मतलब जो कम ज्ञान का व्यक्ति होता है ना, वो भी एकदम से बहुत अच्छे ज्ञान वाला व्यक्ति बन जाता है। ठीक है। तो हमें अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए। अब इसी वीडियो से देख लीजिए, आप नहीं पढ़ेंगे, इस वीडियो को एक बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसी वीडियो को अगर आप मन लगा के कहीं पर भी ध्यान न भटका के एक जगह स्थिर होकर और अपने मन और तन को इसमें लगाएंगे, तो ज़रूर आपको एक बार नहीं दूसरे में आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है। ठीक है। क्या बताया है अभ्यास के बारे में, प्रतिभा और व्युत्पत्ति के बाद काव्य निर्माण का तीसरा हेतु होता है अभ्यास। अभ्यास न होने पर प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है। अगर हम अभ्यास नहीं, प्रतिभा तो है हम में बहुत ज़्यादा, हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, लेकिन हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वो व्यर्थ ही जाती है। आचार्य वामन अभ्यास के महत्व को बताते हुए लिखते हैं कि अभ्यास के द्वारा ही कवि क्रम में कुशलता प्राप्त होती है। अगर हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हमें कवि क्रम में कुशलता प्राप्त होगी। अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भाव हेति। आचार्य दंडी ने क्या कहा है, आचार्य दंडी ने अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु माना है। आचार्य दंडी ने किसको माना है, अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु माना है। उनकी मान्यता है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में काव्य रचना में कोई भी कुशल नहीं हो पाता। आचार्य दंडी क्या कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में काव्य रचना में कोई भी कुशल नहीं हो पाता। अभ्यास के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। ठीक है। अर्थात अभ्यास से ही जड़ बुद्धि में प्रखर हो जाती है। निरंतर अभ्यास करते रहने से काव्य में निखार आता है और अच्छी कविताओं का सृजन होता है। जी आगे है, रीतिकालीन कवि भिखारी दास काव्य रचनाओं की शक्ति को जन्मजात मानते हैं। भिखारी दास जी कहते हैं काव्य रचनाओं को शक्ति, जो काव्य रचनाओं की शक्ति है ना, उसको जन्मजात कौन मानते हैं, रीतिकालीन कवि हैं जो भिखारी दास, वो मानते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कवित बनाई बे की, क्या कहते हैं, शक्ति कवित बनाई बे की जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता। ठीक है। ये कहते हैं कवि भिखारी दास, जो रीतिकाल के कवि हैं। आचार्य श्रीपति ने क्या कहा है, आचार्य श्रीपति ने अपने काव्य ग्रंथ काव्य सरोज में काव्य हेतुओं की चर्चा की है। ठीक है। क्या है, आचार्य श्रीपति ने अपने जो ग्रंथ है काव्य सरोज, उसमें काव्य हेतुओं की चर्चा की है। अरस्तु भी कवि की प्रतिभा को जन्मजात मानते हैं। कवि की प्रतिभा को जन्मजात कौन मानते हैं, अरस्तु मानते हैं। उनकी मान्यता है कि मनुष्य बुद्धिमान उत्पन्न होता है। ठीक है। अरस्तु क्या कहते हैं कि मनुष्य है वो
मनुष्य है वो क्या करता है, बुद्धिमान ही उत्पन्न होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतिभा को कवि के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आधुनिक काल के कवि हैं ये, इन्होंने क्या कहा है कि प्रतिभा है वो कवि के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं वो प्रतिभा को। ठीक है, आज हमारा हो गया काव्य हेतु। आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है, फिर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आज हम वीडियो करते खत्म। जय हिंद, जय भारत।